चलिए बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम फिजिक्स का अगला चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इससे पहली क्लास के अंदर हमने आपके लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो वो कंप्लीट हो चुका है। उस जो भी क्लास अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया आप लोगों ने, तो उसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस सारी क्लास की आपको प्लेलिस्ट बना के दी गई है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप सारी क्लासों को 1 बाय 1 कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमारी कंप्लीट क्लास होने वाली है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है, तो वो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम कक्षा 10वीं विज्ञान फिजिक्स, जिसके अंदर हमने फिजिक्स वाले पार्ट को सबसे पहले उठाया है अभी, और सेकंड चैप्टर हमारा इसका चल रहा है। बायोलॉजी का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा पार्ट हमारा फिजिक्स का आ जाता है, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो बात की जाए मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार की, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें इसके अंदर आज आपसे डिस्कस करने हैं। ठीक है, एक ही क्लास कंप्लीट रहने वाली है, पूरा चैप्टर आपको आज दिया जाने वाला है और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और यूट्यूब पर अभी तक जो क्लासेज आपकी चल रही हैं वो बिल्कुल फ्री क्लासेज चल रही हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इनको शेयर कीजिए और इस क्लास का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको लीजिए। तो एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज रहने वाली है और संपूर्ण सिलेबस की हम इसके अंदर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर, जिसमें हमें क्वेश्चनों का पैटर्न सबसे पहले दे रखा है। तो मानव नेत्र के अंदर हमें सबसे पहले पूछा जाता है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ह्यूमन आई का, आंख का एक नामांकित चित्र बनाने के लिए हमसे पूछा जाता है। तो वो चित्र हमारे लिए बना हुआ दे रखा है, जिसके अंदर हमें कौन कौन से भाग होते हैं, इन चीज़ों के नाम हमें सबके याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें, ये आई बॉल है, ये पूरी जो हमें दिखाई दे रही है, ये आंख का एक गोला है। इसके अंदर हमारा एक लेंस है हमारे पास और बहुत सारा मटेरियल है। और देखा जाए तो अंदर से जैसे इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा तो इसके पास अलग अलग लेयर हमें दिखाई देती है। जैसे कि सबसे पहली लेयर है हमारे पास बाहर जो हमें देखने को मिलती है, वो है हमारे पास क्या, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के अंदर जाएंगे हम तो हमें दूसरी मिलेगी क्या, कोरोइड। कोरोइड के बाद तीसरी परत है हमारे पास क्या, रेटिना। ठीक है, रेटिना वाला 3 लेयर हमें इस पर देखने को मिलती है। तो सबसे वो जो भारी परत है हमारे पास, जिसको हम दृढ़ पटल कह रहे हैं, वो आगे भी कंटिन्यूअस है आपके लिए। यहाँ पर ये रही, आगे भी कंटिन्यूअस है यहाँ पर। तो ये परत हमारी क्या कहलाती है, चारों तरफ से कवर रहती है जी हमारे पास। इसको हम कह देते हैं यहाँ पर इसकी क्या, दृढ़ पटल। ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ये आपको दे रखी है सबसे बाहर वाली लेयर हमारे पास। उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक लेंस। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये है आंख का लेंस जिसे हम कहते हैं। ये रहा हमारे पास एक लेंस। ठीक है, ये लेंस जो होता है उत्तल प्रकार का होता है और कुछ मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं हमारे पास यहाँ पर। और ये वाला जो भाग है यहाँ पर हमारा, इनको हम कह देते हैं, यहाँ पर होती है आइरिस। और आंख के आगे जो झिल्ली रहती है हमारे पास, उसको हम बोल देते हैं क्या, कॉर्निया। ठीक है, ये है हमारे पास जहाँ से आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, जिसे हम नेत्र द्वार कहते हैं। तो इस आंख का जो वाला भाग है हमारे पास, कौन सा, कॉर्निया वाला भाग। और लेंस वाला जो भाग है उसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, उसे हम जलीय द्रव कह देते हैं। और लेंस और अंदर आंख के अंदर भरा रहता है उस द्रव को हम काचाभ द्रव कहते हैं। दूसरा, आंख के अंदर प्रतिबिंब बनता है इस जगह पर, इस बिंदु को हम बोल देते हैं पीत बिंदु। और जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है उसे हम बोल देते हैं अंध बिंदु। बाद बाकी की इन संरचनाओं को ब्रेन तक ले जाने के लिए कुछ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम प्रकाश सिरा कह देते हैं, ऑप्टिक तंत्रिकाएं कह देते हैं, दृक तंत्रिकाएं हम बोल देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का डायग्राम है, आप लोगों को बनाना है, एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी का जो इंग्लिश में इनके नेम दे रखे, आप जैसा भी चाहो उनको आगे आराम से आप क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो।
तो ये है हमारे पास आंख, हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि फोटोरिसेप्टर। ये प्रकाश को ग्रहण करती है और हमें वस्तु को देखने में क्या करती है, हमारी सहायता करती है। इसके लिए एक लंबी मैकेनिज्म है, उसके आधार पर ये हमें वस्तुओं को दिखाती है। क्या है, आंख बगैर प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को नहीं देख सकती है। तो देखने के लिए हमारे पास प्रकाश की आवश्यकता होगी। जैसे ही प्रकाश के अंदर प्रवेश करेगा तो आंख के अंदर क्या बनता है, प्रतिबिंब, और उस प्रतिबिंब को फिर पहुंचाया जाता है तंत्रिकाओं के द्वारा कहाँ तक, मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, काम। तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में से हमारी एक है कौन सी, आंख। जैसे कि आंख हुआ, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी होती हैं। उनमें से एक है हमारे पास क्या, आंख, जो हमारे वातावरण में होने वाली घटनाओं का आभास हमारे शरीर को कराती है। क्लियर। आगे आ जाता है हमारे पास क्या, वर्ण क्रम क्या है, वर्ण क्रम। ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास श्वेत प्रकाश है, जैसे हमने देखा होगा सूर्य के प्रकाश के में जो प्रकाश जो होता है ना, उसे हम श्वेत प्रकाश कह देते हैं। मतलब वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उस श्वेत प्रकाश को हम वर्णविक्षेपण के फलस्वरूप विभिन्न रंगों में प्राप्त करते हैं। मतलब जब हमें कोई श्वेत प्रकाश दे रखा है और उसके हम किसी ऐसी युक्ति पर डालें जिससे ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाए, मतलब उसके अंदर 7 रंग हमें दिखाई देने लगे, तो हम उस क्रिया को कहते हैं वर्णविक्षेपण। ऐसा हम आगे करेंगे, प्रिज्म के द्वारा ऐसा संभव होता है। जैसे ही इस श्वेत प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रिज्म क्या करता है, इस श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इस घटना को हम कह देते हैं क्या, वर्ण विक्षेपण। दूसरी बात करते हैं, हमारे पास आ जाती है क्या, आंख वाली कहानी। हमारे पास के नेत्र की हम समंजन क्षमता कैसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। समंजन क्षमता से क्या होता है, मतलब देखो, समंजन क्षमता का मतलब ये होता है कि हमारी आंख के अंदर एक ऐसी व्यवस्था पाई जाती है कि चाहे वस्तु बहुत अनंत दूर दूर स्थित हो और चाहे वस्तु हमारे नजदीक स्थित हो, हमारी आंखों के अंदर मांसपेशियां पाई जाती हैं। वो मांसपेशियां हमारी आंखों की फोकस दूरी को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेती हैं। तो देखो बात करते हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर एवं नजदीक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इस कार्य के लिए मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी क्या होती रहती है भाई, घटती और बढ़ती रहती है। देखो, दूर की वस्तुओं को देखना होगा तो हमें उस पर फोकस करना होगा, पास की वस्तुओं को देखना होगा तो उस पर फोकस करना होगा। कैमरे के अंदर हमें जूम करके देखना पड़ता है उनको, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारी आंखों के अंदर पाई जाती है। मानव नेत्र का यह गुण जिसके कारण वह लेंस की फोकस दूरी को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है, जिससे वो किसी भी वस्तु को आसानी से क्लियर देख सके, उसे हम कहते हैं हमारे नेत्र की समंजन क्षमता। तो ऐसा लेंस के अंदर भी पाया जाता है, कैमरे के अंदर भी पाया जाता है। वो कैमरे के अंदर, पहले कैमरे जो आते थे उनमें हम उसकी फोकस दूरी को घुमाने के लिए कैमरे को मूव किया जाता था, और आज हम जूम करके भी उसको फोकस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है फिर हमारे पास, तो मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। तो देखो, ये बात याद रखनी है आपको, हमारे नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है ना, वो 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा आंख के नजदीक यदि किसी वस्तु को रखें तो वो 25 सेंटीमीटर पर रखनी पड़ेगी और हमें क्लियर दिखाई देगी। इससे कम ज्यादा यदि हम करते हैं तो फिर हमें वो वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारे पास 25 सेंटीमीटर हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है हमारे पास। देखो, अधिकतम दूरी का मतलब ये है कि वो होती है हमारे पास अनंत। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम सूर्य की बात करें तो सूर्य भी तो हमें दिखाई दे रहा है, और सूर्य की यहाँ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो इतनी दूरी पर हम सूर्य को देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी आंखों की जो अधिकतम दूरी है ना स्पष्ट दृष्टि की, वो कितनी होती है, अनंत होती है। तो देखो बात करते हैं, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी ये वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे जो दृष्टि पटल पर फोकस करने के लिए मानव नेत्र की क्षमता में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि मानव नेत्र की फोकस दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती। इसलिए उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा जो वस्तु हमारी 25 सेंटीमीटर से कहाँ रखी हुई है, नजदीक रखी हुई है। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारों की बात करते हैं। देखो, तारे, स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत अधिक दूरी पर,
और तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की परतों से होकर गुजरना पड़ता है। तो कभी गर्म कभी ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का क्या होता रहता है भाई, अपवर्तन। हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले चैप्टर में। और ऐसा परिवर्तन उसके अंदर होता रहता है। तो प्रकाश की किरणों का इस प्रकार से लगातार अपवर्तन होता रहता है। और जब प्रकाश की किरणों का बार बार अपवर्तन होगा तो कभी प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी, कभी प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, वो नियमित रूप से नहीं पहुंच रही, वो अनियमित रूप से पहुंच रही है। इस कारण से तारे की आवासीय स्थिति हमें बदलती हुई दिखाई देती है और हम कह देते हैं कि हमें तारे क्या हो रहे हैं भाई, टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेकिन कंडीशन वही है कि ये तारे जो है ना वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होंगे, तो अलग अलग प्रकार के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को गुजरना पड़ेगा और बार बार अपवर्तन होने की घटना होती रहेगी। तो उस वजह से हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखो पहले एक बात समझे हम, तारा हमारे पास सूर्य भी है, सूर्य एक तारा है, लेकिन बात करें ये हमें टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है क्योंकि सूर्य हमारे नजदीक है। मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूरी हमारे लिए नजदीक है, पृथ्वी के नजदीक है। इससे कईयों ज्यादा दूरी पर तो हमारे जो स्टार जो हमें रात के समय में जो दिखाई देते हैं, वो तारे दिखाई देते हैं, उनकी दूरी है। इतनी दूरी से जो प्रकाश हमारा चल के आ रहा है उसको बार बार अपवर्तित होना पड़ता है, कभी विरल माध्यम, कभी सघन माध्यम, ऐसी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। कभी गर्म माध्यम, कभी ठंडा माध्यम, कभी निर्वात, वायु, हवा, ये सारी चीजों को फेस करते हुए प्रकाश यहाँ तक चल के आता है। तो इस बीच में प्रकाश की किरणों का बार बार अपवर्तन परावर्तन हो रहा होता है। तो प्रकाश की किरणों के अपवर्तन के कारण हमें तारे तो टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो ग्रह हैं वो हमें नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ग्रह खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। ग्रह के अंदर थोड़ी है, जैसे सूर्य हमारा चमक रहा है तो सूर्य के अंदर खुद की ऊर्जा है, लेकिन ग्रह के अंदर इस तरीके से ऊर्जा नहीं है। ग्रह तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है उस वजह से हमें ग्रह चमकदार हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रह नहीं चमचमाएंगे। हमारा चंद्रमा है हमें चमकदार दिखाई देता है, किसकी वजह से? सूर्य के प्रकाश की वजह से। वहां परावर्तन की घटना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बाकी की उसके खुद का प्रकाश नहीं है उसके पास। ऐसे ही हम बात करते हैं, देखो ग्रह पृथ्वी से बहुत नजदीक होते हैं पहली बात तो, और यह प्रकाश के वृहद स्रोत माने जाते हैं। ठीक है। अतः ग्रहों से आने वाली प्रकाश की किरणें में औसत परिवर्तन न होने के कारण ऐसा इसलिए होता है। तो ये हमें ग्रह कैसे देंगे भाई, टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो पहली बात करें तो देखो, मान लो वहां से कोई प्रकाश चल के आ रहा है, अब प्रकाश तो सूर्य का है और सूर्य का प्रकाश उन पर गिर रहा है, तो प्रकाश तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आएगा, लेकिन फिर भी वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि ग्रह हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है। ग्रहों से कईयों गुना दूरी पर तारे स्थित होते हैं, तो वो प्रकाश नजदीक होने की वजह से उसका बार बार परिवर्तन नहीं हो पाता है, अपवर्तन नहीं हो पाता है, इसलिए हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में हमारे पास आ जाता है, देखो सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्य उदय होना यानी सूर्य का निकलना, जो कि सूर्य निकलेगा किधर से? पूरब की तरफ से, और सूर्य अस्त होगा किधर की तरफ? पश्चिम की तरफ। दोनों ही अलग अलग घटना है, सूर्य का उदय होना, निकलना, और सूर्य का अस्त होना। दोनों ही कंडीशनों के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। रक्ताभ मतलब होता है लाल रंग का। अर्ली मॉर्निंग में देखोगे उस समय पे भी हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, और जैसे ही इवनिंग होने वाली होगी, अर्ली इवनिंग जिसको हम कहेंगे, उस समय पे भी सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसके पीछे वजह क्या है? देखो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में जाके क्या होता है? अस्त होता है। तो जब सूर्य उदय हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अर्ली मॉर्निंग में हमारे यहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा दूर से सिर्फ और सिर्फ लाल प्रकाश चल के आ सकता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। बहुत, इसीलिए हमने कहा है कि बहुत दूर से हम कौन से रंग को देख सकते हैं? लाल रंग को देख सकते हैं। जैसे ही दोपहर होती जाती है, उस कंडीशन में पृथ्वी सूर्य के पास जाती जाती है, या हम ये कहें कि सूर्य पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, तो फिर हमें वो लाल दिखना क्या हो जाता है? बंद दिख जाता है। लेकिन शाम को जैसे ही होता है तो वापस सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है शाम के शाम। तो उस समय पे भी सिर्फ हमारे तक नजदीक आके कौन सा प्रकाश चल के आ पाएगा? लाल प्रकाश चल के आ पाएगा। तो सूर्यास्त और सूर्य उदय
दोनों ही कंडीशनों में हमें क्या होना पड़ता है, देखना पड़ता है, लाल रंग का दिखाई देता है। देखो बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, बिल्कुल क्षितिज पर होता है। देखो सूर्य अस्त हो रहा है उस कंडीशन में भी, और उदय हो रहा है उस कंडीशन में भी, दोनों ही कंडीशन में। इस समय सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरेगा, और दृश्य प्रकाश की किरणें तरंग दैर्घ्य से भी छोटे मूल कणों या बल कणों या वायुमंडल में उपस्थित कण, कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग जैसे नीला है, बैगनी है आदि जो रंग होते हैं ना, उनका तो हो जाता है प्रकीर्णन, मतलब वो तो फैल जाते हैं, मतलब जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है ऐसे रंग, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सभी रंग है, 7 रंग है हमारे वैज्ञानिक हपीना ला के हम बात करें तो जिनकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, मतलब लंबी तरंग दैर्घ्य का मतलब ये है कि जो प्रकाश बहुत ज्यादा दूर तक चल सकता है, तो वो है हमारे पास लाल रंग। इसलिए जो सिग्नल देने के लिए जो रंग का उपयोग करते हैं ना, वो हम लाल रंग का उपयोग करते हैं। जहां भी हमें सिग्नल देना है, खतरे का रंग माना जाता है लाल रंग को, क्योंकि इसका प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है वातावरण में, प्रकीर्णन नहीं होता है, फैलता नहीं है, इसलिए लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। अतः सूर्य उदय हो चाहे सूर्य अस्त हो, उन दोनों ही कंडीशनों में हमें सूर्य रक्तभाव यानी कैसा प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? अच्छा, तो अगला क्वेश्चन बनता है हमारे पास फिर कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री कौन है भाई? देखो अंतरिक्ष यात्री की बात करें हम, तो एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से मान लो हमारे अंतरिक्ष में जाता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाता है, तो जैसे जैसे हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पहली बात तो हमारा वायुमंडल कुछ किलोमीटर तक पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है, फिर वायुमंडल क्या होता है, खत्म हो जाता है। मतलब वायुमंडल वाला वो भाग है जहां पर मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, बरसात हो रही है, सर्दी गर्मी ऋतुएं बदल रही हैं, हमारे पास हवाएं चल रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे वायुमंडल के अंदर हो रहा है। और जैसे ही हम वायुमंडल को पार करके चले जाएं तो वहां पर कोई हवा और कोई गैसों के कण कुछ नहीं है, वो अंतरिक्ष है, स्पेस है। अब उसमें क्या होता है, जो प्रकाश होता है उन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकाश फैलता ही नहीं, और जब प्रकाश फैलेगा नहीं या प्रकाश किसी अवरोध से टकराएगा नहीं तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये है कि उस अंतरिक्ष यात्री को उस जगह पर क्या होता है भाई, आकाश कैसा नजर आता है, काला नजर आता है। तो बात याद रखना है, किसी भी वस्तु को हम देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, वायुमंडल का होना जरूरी है। बाकी के ग्रहों पर वायुमंडल नहीं होने के कारण जैसे अंतरिक्ष में हम चले जाएं वहां पर हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहां पर वायुमंडल ना होने की वजह से हमें आकाश कैसा नजर आएगा, काला नजर आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन फिर हमारे पास एक और बन जाता है कि वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती हैं? स्पष्ट कीजिए भाई। पहले तो हमें वस्तुएं व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती थी, नहीं भाई रंगीन ही दिखाई देती थी। लेकिन घरों में हमारे यहाँ बहुत समय पहले की बात हम करें तो हमारे पास जो टीवी घर के अंदर हुआ करती थी, टेलीविजन, वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। जमाना था एक जिसके अंदर हमें वस्तुओं को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देखना पड़ता था, लेकिन आज का जमाना हमारे पास हर एक से कलरफुल चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हमें बहुत सारी सुख सुविधाओं का मिल रही हैं, जिसकी वजह से हम अपने कामों को नजदीक कर पा रहे हैं। तो देखो वस्तु रंगीन क्यों दिखाई देती है भाई? रंगीन दिखाने का मतलब ये है, पहले तो हम ये बात करें कि वस्तु दिखाई क्यों देती है। तो जैसे ही उस वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरेगा और वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आएगा, मतलब हमें वस्तु दिखाई देगी। अब वो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, एक मैटर करता है कि किस रंग की दिखाई देगी। तो डिपेंड करता है कि वो वस्तु पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा और वो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करेगी, बाकी के सारे रंगों को अफसोस, क्योंकि जैसे ही सूर्य का प्रकाश गिरेगा उसके ऊपर, तो सूर्य के प्रकाश में से 7 रंग हैं, तो वो किसी एक रंग को परावर्तित करेगी, बाकी के 6 रंगों को अवशोषित कर लेगी, और जिस रंग को वो परावर्तित करेगी वस्तु उस रंग की दिखाई देगी हमें। सीधी सी बात ये है। तो जैसे बात करते हैं कि अपारदर्शी वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है
उसी रंग की वह दिखाई देती है, जबकि एक पारदर्शी वस्तु जिस रंग के प्रकाश को पारगमित करती है, मतलब उसमें से निकलने देती है, तो वह उसी रंग की दिखाई देती है। ये दो अलग अलग कंडीशन है। एक तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एक अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु वो है जिससे प्रकाश होकर नहीं निकलेगा, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, और पारदर्शी वस्तु वो है जो हम इसके आर पार देख सकते हैं, इससे प्रकाश भी निकल के दूसरी साइड जा सकता है। तो अपारदर्शी वस्तु को देखने का तरीका क्या है कि अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराएगा और टकरा कर क्या होगा, परावर्तित, और परावर्तित होकर जो रंग हमें दिखाई देगा उसको वो परावर्तित कर रही है, बाकी के 6 रंगों को क्या कर रही है, वो अवशोषित कर रही है। एक बात। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास फिर पारदर्शी वस्तु, जिस रंग के प्रकाश को ये पारगमित करेगी, मतलब उसमें से निकलने देगी। मान लो लाल को निकलने दे रही है तो वो कैसी दिखाई देगी हमें, लाल। काले को निकलने दे रही है तो वो हमें कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। क्लियर। नेक्स्ट बनता है अगला क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? भाई इस बात को भी कर लेते हैं। स्वच्छ, साफ सुथरा आसमान है हमारे पास, कोई बादल नहीं है, बिल्कुल नीला नीला आसमान हमें दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वजह ये है, देखो वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों की जो साइज है, आकार है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। छोटे छोटे कण वातावरण में हमारे वायुमंडल में घूम रहे होते हैं। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले रंग के प्रकाश की अपेक्षा अधिक होती है, या लगभग बात करें तो 1.8 गुना अधिक होती है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। मतलब ज्यादा कौन सा रंग फैलेगा, फिर नीला फैलेगा, लाल तो नहीं फैलेगा। लाल को हम बहुत दूर से इसीलिए देख सकते हैं, अगर प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना, तो नहीं फैलेगा, नीला ज्यादा फैल जाएगा। इसलिए हमें जो हमारा आकाश है ना वो कैसा दिखाई दे देता है भाई, नीला दिखाई देता है। इसके पीछे वजह ये। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे आ जाता है हमारे पास कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि वायु में उपस्थित जो धुआं है, धूल के कण हैं, इसके कारण प्रकाश के विभिन्न जो रंग है ना वो वायुमंडल में बिखर जाते हैं, छिटक जाते हैं, और प्रकाश की यही घटना हमें प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक दे रखा है जिसमें अथवा में हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रिज्म के द्वारा बण विक्षेपण का चित्र बनाइए। सिद्ध कीजिए कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है। क्या होता है जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं? जब एक प्रिज्म अपवर्तक तल पर संकीर्ण श्वेत प्रकाश गिराया जाता है तो क्या होगा? और इस घटना को दर्शाने के लिए एक आरेख बनाइए। बण विक्षेपण किसे कहते हैं समझाइए, और प्रिज्म की सहायता से रंगों के 7 समूह को प्राप्त करने का चित्र बनाइए। ऐसी कहानी हमसे पूछी जाती है, ये हमें दे रखा है। तो देखो ये कांच का एक प्रिज्म हमें दे रखा है, ये एक कांच का प्रिज्म है हमारे पास, ये हमने बना लिया। ये रहा। जैसे ही हम इस पर डाल रहे हैं क्या, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमने इसके ऊपर डाला, तो ये प्रिज्म क्या करता है, उस सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बदल देता है। कितने रंगों में बदल देगा भाई? ये 7 रंगों में बदल देगा। अब वो 7 रंग कौन कौन से हैं हमारे पास? नीचे मिलेगा हमें बैगनी, जामुनी, और लाल। मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये लिखा है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड रंग जो हमें मिलता है ना वो हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, ऊपर। और जो आधार की तरफ मिलता है ना वो हमें मिलता है कौन सा? बैगनी रंग। बैगनी रंग हमें आधार, ये इसका आधार के नजदीक वाला भाग है, आधार की तरफ। मतलब जो रंग हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है ना उसका प्रकीर्णन क्या हो रहा है? कम, प्रकीर्णन कम हो रहा है उसका, और इसका प्रकीर्णन क्या हो रहा है भाई? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर अपने घटके रंगों में, जैसे कि बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसका एक स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। इसके लिए एक पर्दा हमारे पास इधर लगा रहता है, स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। और यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि प्रकाश के प्रत्येक रंग की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है।
जिससे उनका अपवर्तनांक भी क्या होता है भाई, अलग अलग होगा। और प्रिज्म के अंदर वे अलग अलग कोणों से क्या होते रहते हैं, विचलित होते रहते हैं और हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, लाल रंग सबसे कम और बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो ये था डायग्राम, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, जो कि एक कांच का हमारे पास क्या है भाई, ये प्रिज्म है। ये बात याद रखनी है, इसी को कहते हैं बड़ विक्षेपण की घटना। क्लियर, पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ऐसे हमें एक क्वेश्चन बन जाता है क्या, कोलाइडी विलयन वाला हमारे पास, इसकी हम बात करें बाद। देखो कोलाइडी विलयन, प्रकाश के प्रकीर्णन का आरेख बनाइए। तो प्रकीर्णित प्रकाश का टिंडल शंकु क्या होता है, देखो भाई कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन क्या करते हैं, हम एक कोलाइडी विलयन भर लेते हैं इसके अंदर। जैसे दूध का विलयन हमारे पास, ये भी एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है हमारे पास, जिसके अंदर क्या होता है, विलेय और विलायक के कण हमारे पास उपस्थित होते हैं, उन्हीं एक निश्चित आकार होता है। तो ये कण इसके अंदर जो भरे हुए हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया भाई, एक ये मोमबत्ती हमारे पास जल रही है, इस मोमबत्ती से प्रकाश स्रोत निकल रहा है, एक बीच में हमने लगा दिया है क्या, लेंस। जैसे ही हमने इसके अंदर प्रकाश को गुजारा तो ये प्रकाश हमें एक ऐसे शंकु के फॉर्म में दिखाई देता है, और इसके अंदर क्या होता है, हमें एक प्रकाश के कण चलते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अंदर हमने जो विलयन भरा है ना, वो आर्सेनियस सल्फाइड विलयन भर लिया है, जो कि एक कोलाइडी विलयन का काम करता है। तो ऐसा एक चित्र आपको बना के बता देना है। क्लियर, आगे बढ़ते आगे फिर आ जाता है हमारे पास प्रकाश के 3 मूल रंग, लाल है, हरा है, नीला है, इससे बनने वाले विभिन्न रंगों को चित्र द्वारा समझाइए। तो भाई देखो पढ़ लेते हैं कि वह रंग प्राथमिक रंग कहलाता है जिससे सभी रंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी रंग उससे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, प्राथमिक रंगों की हम बात कर रहे हैं। रंगों के 2 मॉडल हमें देखने को मिलते हैं, एक आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू मॉडल, प्रकाश के रंग रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। ये 3 रंग मिलकर अन्य रंगों को ही बनाते हैं। भाई 3 ही रंग होते हैं हमारे पास मेन रूप से, बाकी के रंगों को इनसे ही बनाया जाता है। ठीक है, ये मॉडल डिजिटल स्क्रीन में हमारे पास है, जे टीवी में, कंप्यूटर डिस्प्ले में, हम सब जगह इन्हीं का उपयोग करते हैं। किसका, R+G+B, रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 प्राथमिक रंग हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास कौन सा, CMY मॉडल, पिगमेंट के रंग, जैसे कि C से सियान, मैजेंडा और येलो, ये होते हैं हमारे पास। जैसे कि हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस है, पेंटिंग है, उसमें हम इन रंगों को प्राथमिक माने जाते हैं। अन्य रंग बाकी के इन्हीं से बनाए जाते हैं, लेकिन ये स्वयं अन्य रंगों से नहीं बनाए जा सकते। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। निष्कर्ष ये निकलता है हमारे पास कि लाल रंग है, हरा रंग है और नीला रंग है, ये ऐसे रंग हैं जिन्हें कोई अन्य रंग मिलाकर नहीं बना सकता। अगर हम पेंट या पिगमेंट की बात करें तो हमारे पास जो सियान है, मैजेंडा है, येलो है, ये ऐसे रंग हैं जो अन्य रंगों से नहीं बनाए जा सकते। जो प्रिंटिंग प्रेस में हम इन्हीं का उपयोग करते हैं, बाकी के सारे रंग हम इन्हीं से ही बना देते हैं। तो रंगों का भी एक अलग से कंसेप्ट है हमारे पास। जैसे कि हम बात करें कि कोई 2 प्राथमिक रंगों को मिला दो, उससे कौन सा चित्र बनेगा। जैसे कि देख लेते हैं हम, जी हमने एक रंगों को समझने का एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें हम कोई भी 2 रंगों की बात करें तो हमारे पास एक तीसरा रंग बन जाएगा। एक ये हमने लाल ले लिया और ये हमने हरा ले लिया, हरे और लाल को मिलाएंगे तो हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा क्या, पीला। वैसे ही हम लाल और नीले को मिलाएंगे तो हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा मैजेंडा, और जैसे ही हरे और नीले को बनाएंगे तो हमारे पास बन के हो जाएगा तैयार क्या, पीकॉक। ठीक है, ये बात भी याद रखनी। दूसरा, यदि हम बात करें इस लाइन की, हम बात करें और इस लाइन की भी हम बात करेंगे, इस लाइन की भी हम बात करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर यदि हम मैजेंडा और हरे को मिला दें तो ये वाला जो रंग होगा वो बनेगा, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, सफेद रंग। तो ये बात याद रखना, यदि हम मैजेंडा और हरे रंग को मिला दें तो कौन सा बनेगा हमारे पास, श्वेत रंग। ठीक है, ये बात भी सही होगी। दूसरी हम बात करते हैं, यदि हम मिला दें किसको, लाल को और पीकॉक को, तब भी हमारे पास श्वेत रंग बनेगा। और यदि हम मिला दें किसको, नीले और पीले को, तब भी हमारे पास श्वेत बनेगा। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हो कि कब कौन से रंग का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, तो इस डायग्राम से आप सभी रंगों को याद रख सकते हो क्लियर रूप से। क्लियर, 2 प्राथमिक रंगों के मिलाने से नए नए प्रकार के रंग कैसे बनते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आ जाता है हमारे पास निकट दृष्टि दोष, किसे कहते हैं। चित्र देते हुए समझाइए कि इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। देखो आंखों के अंदर क्या होता है कि आंख है भाई, ये भी क्या है कि किसी आंखों के अंदर मांसपेशियों की कमजोरी हम कहें कि, या जो हमने 3 लेयर जो आंख के ऊपर पड़ी थी उनकी कमजोरी की यदि हम बात करें, तो कहीं ना कहीं आंख में किसी प्रॉब्लम की वजह से या लेंस कुछ खराब हो गया, उसकी वजह से आंखों की देखने की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म। उस कंडीशन में क्या होता है कि आंख पास की वस्तुओं को नहीं देख पा रही है या दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रही है। उपाय हैं, इनका निवारण है, हम कर सकते हैं। चश्मा लगाना पड़ेगा हमें, चाहे तो दूर की वस्तु की दिक्कत हो हमें, चाहे पास की। तो बात करते हैं, देखो क्या है इससे संबंधित दो रोग हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एक निकट दृष्टि दोष और एक होता है हमारे पास क्या, दूर दृष्टि दोष। दोनों में अलग अलग कंडीशन है हमारे पास। क्या होता है, देखो निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, जो हमारी निकट की वस्तुएं होती है, निकट दृष्टि दोष नाम है उसका, निकट दृष्टि दोष। निकट निकट में निकट की वस्तुएं तो क्लियर रहती है भाई, ये तो क्लियर है, लेकिन दूर की वस्तु क्या हो जाती है भाई, ब्लर हो जाती है इसके अंदर। ये बात आपको याद रखना है सबसे पहले। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। ये कारण हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है, देखो कारण क्या है इसके। ये दोष, दो कंडीशन हमें दे रखी है। क्या कि हमने जो पढ़ी थी ना कि हमारे पास जो लेंस है ना और जो रेटिना है हमारे पास, क्लियर बात, लेंस है और जो रेटिना है उसके बीच की दूरी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। ये हमारे पास लेंस है, ये रहा, और ये जो झिल्ली है ना ये है हमारे पास क्या, रेटिना। मान लो इस लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई इधर से पीछे की जाए, तो वस्तु को, रेटिना को यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनना है, बनना कहाँ चाहिए, लेकिन यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ बनना है, दूरी बढ़ गई, एक कंडीशन। या अपन कहें कि नेत्र गोले का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी त्रिज्या भी क्या हो जाती है, बड़ी, आकार क्या हो गया इसका, गोले का बड़ा हो गया। दूसरा है लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए। यदि लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए या हम कहें लेंस मोटा हो गया, इससे क्या होता है, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम। लेंस जितना मोटा होगा फोकस दूरी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो वस्तु के प्रतिबिंब को आंख की जो रेटिना है ना उससे पहले ही बना देगा, तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। अब इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, निकट दृष्टि दोष को का जो हमें निवारण करना पड़ेगा, तो हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। और चश्मा ऐसा लगाना पड़ेगा जिसके अंदर अब क्या करे कि जो हमारे आंख का जो नेत्र का लेंस है उस लेंस की फोकस दूरी को क्या कर दे, बढ़ा दे, क्योंकि अभी फोकस दूरी क्या हो गई थी, कम। बढ़ाने वाला जो है ना वो है हमारे पास कौन सा, अवतल। अवतल लेंस का हमें उपयोग अब करना पड़ेगा, हमें चश्मा लगाना पड़ेगा अवतल लेंस वाला, अवतल लेंस वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। और ये अवतल लेंस क्या कर देगा, इन प्रकाश की किरणों को वापस से जो रेटिना है हमारी वहां पे फोकस कर देगा, वस्तु हमें क्लियर दिखाई दे जाएगी। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयोग करना चाहिए जो नेत्र लेंस की अभिसारी क्षमता को कम कर दे। अवतल लेंस है हमारे पास ऐसा, और इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और आसानी से हम इस रोग से क्या हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, वो दूर हो जाता है हमारा, क्लियर। ऐसे ही फिर बन जाता है हमारे पास दूरदृष्टि दोष। तो देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो हमारे पास दूर की वस्तुएं रहती है ना वो तो क्लियर रहेंगी, वो क्लियर साफ दिखाई देगी, लेकिन जो निकट की वस्तुएं रहती हैं, निकट वाली, वो ब्लर हो जाती हैं। अब उल्टा हो गया हमारे पास, ठीक है। निवारण भी अभी याद रख लो, इसका निवारण करने के लिए हम उपयोग करेंगे किसका, अवतल का, अवतल का। यहाँ भी कंडीशन बनने वाली है, देखो क्या बनने वाली है, ये है हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, ये कोई वस्तु है हमारे पास 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, क्योंकि हम पास में इस वस्तु को देख रहे हैं। इसने क्या किया, इस लेंस ने इन प्रकाश की किरणों को यहाँ फोकस होना था लेकिन नहीं होने दिया, उसने और आगे बढ़ा दिया इसको, मतलब नेत्र गोलक से भी क्या निकल गई बाहर, मतलब लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब लेंस क्या हो गया, पतला। बिल्कुल सही बात है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य दूर की वस्तुएं तो साफ देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, उसकी ब्लर या साफ नहीं देख पाता, क्योंकि देखो नाम से उल्टा लग रहा होगा लेकिन है कंसेप्ट यही है आपके पास। अब निवारण कैसे करेंगे, तो इस दोष में नेत्र की फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस की अवसारी क्षमता क्या हो जाती है, कम,
और दोष के निवारण के लिए हम एक ऐसा लेंस प्रयोग करते हैं जिससे अधिक अवसारी हो जाए, अर्थात उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर उत्तल लेंस लगाएंगे। तो ये एक चश्मा लगा हुआ है हमारे पास आंख के अंदर, ये नेत्र लेंस है। एक हमने और लगा लिया इसके अंदर उत्तल लेंस वाला चश्मा, और 25 सेंटीमीटर। तो इसने क्या कर दिया, इनको प्रकाश की किरणों को यहाँ पर फोकस कर दिया। वस्तु हमारे पास क्लियर दिखाई दे रही है। तो ये दो मैंने बीमारी थी हमारे पास, एक को हम कहते हैं यहाँ पर निकट दृष्टि दोष और एक को हम यहाँ पर बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो आगे फिर हमारे पास और आ जाती है एक बीमारी जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि जो है ना हमारा एक बुढ़ापे की बीमारी है। बुढ़ापा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी आंखों की जो मांसपेशियां होती है ना वो क्या होती जाती है, कमजोर। तो व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो उस व्यक्ति को फिर हम क्या करते हैं, नेत्र दोष जो हो जाता है उसी को हम क्या देते हैं, जरा दृष्टि दोष। अब इस व्यक्ति को क्या लगाना पड़ेगा, ना तो दूर की वस्तु क्लियर है ना ही पास की वस्तु क्लियर है। तो इसको एक ऐसा चश्मा लगाना पड़ेगा जिसके अंदर अवतल लेंस भी लगा हो और उत्तल लेंस भी लगा हो, तो दूर की भी क्लियर हो जाए और पास की भी क्लियर हो जाए। तो एक ही चश्मा जिसके अंदर दो दो लेंस लगे रहते हैं। तो अक्सर हमने देखा है हमारे दादाजी जो चश्मे का यूज कर रहे हैं उन चश्मे के अंदर दो तरीके के लेंस है। एक गोल सा बीच के अंदर लेंस में भी लगा रहता है, उसके अंदर से देखा जाता है तो हमारे पास की वस्तुएं क्लियर है, अदरवाइज दूर की वस्तुएं हमारी क्लियर हो जाती है। तो दो ही फोकसी लेंस का इसके अंदर उपयोग किया जाता है, उसे हम कह देते हैं जरा दृष्टि दोष। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, 25 सेंटीमीटर हमारे पास होती है, जहां पर रखी वस्तु को हम क्लियर रूप से स्पष्ट देख सकते हैं। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो चुका है। अगला आ जाता है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। भाई बिल्कुल आपके लिए बनाने के लिए ये दे रखा है। पहले भी हमने इसके बारे में आपसे चर्चा की थी पिछली क्लास के अंदर। ये एक लेंस लेना पड़ेगा और लेंस क्या करेगा, ऐसे प्रकाश की किरणों को हम डालेंगे। अंदर बाहर का माध्यम कैसा है, विरल, और लेंस के अंदर का जो माध्यम है हमारे पास वो कैसा है, फिलहाल सघन माध्यम है हमारे पास। ठीक है, बात करते हैं। तो बाहर माध्यम कैसा है, विरल, और लेंस के अंदर माध्यम कैसा है, सघन। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, अविलंब। जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर टकराएगी तो प्रकाश की किरण को जाना तो चाहिए कैसा, सीधा, लेकिन ये झुक जाती है अवलंब की तरफ। देखो ये आ गई अवलंब की तरफ। क्यों, क्योंकि प्रकाश विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब जैसे ही बाहर का माध्यम फिर से उसको क्या मिल गया, विरल, और अंदर माध्यम क्या था, सघन। तो ये रहा हमारे पास क्या, अविलंब 90 डिग्री के एंगल पर जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अविलंब। और प्रकाश की किरण निकलेगी तो अवलंब से क्या हो जाएगी, दूर। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब से दूर हट जाती है, विरल। इसी को तो हम कह रहे थे क्या हो रहा है, अपवर्तन की घटना हो रही है, यहाँ पर अपवर्तन की घटना हो रही है। बाकी के कुछ कोण बना के हमने दे रखे हैं, इनमें याद रखना है कि पी क्यू हमारे पास जो है ना, ये पी क्यू है हमारे पास, ये गई प्रकाश की किरण इधर, तो उसे हम बोल रहे हैं आपतित किरण, पी क्यू। क्यू आर हमारे पास जो दे रखा है ना, क्यू आर, उसे कहते हैं हम अपवर्तित किरण। आर एस हमारे पास क्या है, निर्गत किरण। एल ए क्या है, ये हमारा प्रकाश कोण, प्रिज्म का कोण कहलाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण और विचलन कोण। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आगे हमसे पूछा जाएगा। ये हमारे पास विचलन कोण है, जहाँ हम जो आपकी किरण आ रही थी उस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ा दें और जो निर्गत किरण है उसको भी पीछे की ओर बढ़ा दें, तो जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कह देते हैं, विचलन कोण। तो आगे हम पढ़ेंगे, डायग्राम आपको बना लेना। कोलोइडी विलयन में ये भी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हो चुका है भाई कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये है कि कोई प्रकाश आए तो वो पूरा का पूरा प्रकाश क्या हो जाए, परावर्तित। लेकिन ऐसी चीज तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसी युक्ति हमने बना रखी है, यदि किसी वस्तु पर गिरने वाला पूरा का पूरा प्रकाश क्या हो जाए, परावर्तित। लेकिन क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है ना, वो कुछ ना कुछ मात्रा में सूर्य के प्रकाश को या जो आने वाला प्रकाश है ना उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। लेकिन कुछ वस्तुएं हमने ऐसी बना रखी हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर है हमारे पास, प्रकाशिक तंतु जिसे कहते हैं, इसके अंदर जैसा प्रकाश डालो वो पूरे का पूरे प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है।
तो क्या है भाई कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ प्रवेश करेगी, विरल माध्यम। आपतन कोण का मान जो क्रांतिक कोण होता है ना, उससे अधिक होना चाहिए। तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय वो क्या होती है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को क्या कह देते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन कुछ स्पेशल कंसेप्ट हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पर जो आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण के मान से सदैव अधिक होना चाहिए, तभी जाके पूर्वांतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों में सड़क तथा पेड़ों के आधार हिलते हुए प्रतीत होते हैं। बिल्कुल हमने देखा होगा, देखो गर्मी के दिनों में सड़क गर्म हो जाती है, हवा गर्म है, वायुमंडल हमारा क्या है, गर्म। गर्मी के संपर्क में आने वाले जो वायु के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी गर्म हो जाते हैं। तो वायु क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, विरल हो जाती है। सड़क के आसपास वायु अधिक विरल तथा दूर वाली वायु क्या हो जाती है, फिर सघन हो जाती है। इस प्रकार वायु की तह बन जाती है, हर क्षण ये परतें बदलती रहती हैं, क्यों, अपवर्तन की घटना होने वाली है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सड़कें एवं पेड़ों के जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं ना, वो स्थिति बदलती रहती है। और हम क्या देते हैं, कभी सड़क और पेड़ के जो आधार है ना, हमें कैसे दिखाई दे रहे होते हैं, हिलते हुए दिखाई देते हैं। इसको हमने पढ़ा था, इसको मारीच का कह देते हैं हम। जैसे रेगिस्तानी इलाके में या कई सड़कों पर हमने देखा होगा कि हमें महसूस होता है वहां पर कि पानी है, लेकिन वहां पर पानी नहीं होता है। ठीक है। अगला है, हम वर्षा होने के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष को देखते हैं। देखो इंद्रधनुष बनने की क्रिया जो है ना, वो प्रकाश के बण विक्षेपण आधारित है। क्या है कि पानी की जो हर एक बूंद होती है ना, उससे जब प्रकाश गुजरता है तो वो पानी की बूंद वहां पर एक लेंस का काम करने लगती है। तो प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में बट जाता है। तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। ठीक है। तो वर्षा के समय जल की बूंदें जो है ना, वो एक प्रिज्म का काम करने लगती हैं, और जिससे वे प्रकाश का बण विक्षेपण कर देती हैं। और फिर बाकी की कहानी क्या है, हमें मालूम है। तो हमें विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं, 7 रंग, लेकिन ये धनुष के आकार का होता है, इसलिए हम इसको इंद्रधनुष नाम दे देते हैं। अब इसमें भी कंसेप्ट है हमारे पास, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होगा ना, उसमें हमें रंग गहरे दिखाई देंगे, और द्वितीयक होगा उसके अंदर धुंधले धुंधले। अब वो कंसेप्ट एक हमारा अलग है, फिलहाल हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। विचलन कोण हमने पढ़ा था अभी, किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये मान लो ये प्रिज्म दे रखा है, ये प्रकाश की किरण इस पर आ रही थी, और ये इसके अंदर अपवर्त होकर वापस बाहर निकल गई। यदि मैं इस प्रकाश की किरण को आगे बढ़ा दूं और ये निकल गई, उसको भी आगे बढ़ा दूं, तो इन दोनों प्रकाश की किरणों के बीच में जो कोण बना है, इसे मैं क्या देता हूँ, विचलन कोण। जब कोई प्रकाश की किरण किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो उसके दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है ना, इसी को हम बोल देते हैं क्या, विचलन कोण। विचलन कोण हमारा ये कहलाता है। क्लियर। तो ये था हमारे पास, हमने क्या किया कि हमारा जो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार जो है, वो चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने फिजिक्स का जो अगला चैप्टर था ना, वो भी हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने किया है कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इस घटना को भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो आगे भी हम अगला चैप्टर इसका लेके आएंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमें भी क्या मिलता है, देखो भाई, लाइक शेयर करने से बच्चों सभी हमें भी मोटिवेट मिलता है, जिससे हम भी आपके लिए यूट्यूब पर क्लासेस क्या करा रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें इस पर स्टार्ट कराने वाले हैं। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें सॉल्व कराने हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमें सॉल्व कराने हैं, केमिस्ट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हमें कराने हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं हमारे पास है। अभी हम क्या है कि एक तरफ से एक सिलेबस को अभी क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो वो ये उन बच्चों के लिए कंप्लीट रहने वाला है जहाँ भी कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि भाई हमारे साइंस के अंदर मार्क्स कम आते हैं, साइंस हमें समझ में नहीं आती है, या दिक्कत कहीं ना कहीं आती है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कीजिए। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट लगता है, कोई बात क्लियर नहीं होती है आपके लिए, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जवाब वहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, कोई भी डाउट जो आप क्लास में कंप्लीट नहीं कर पा रहे, अपने क्लास टीचर से बात नहीं कर पा रहे, फिर भी आप क्या है कि देखो इन क्लासों को भी लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनसे भी नहीं पढ़िए, उनके भी बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, सभी टीचर अपनी अपने लेवल से बहुत अच्छा आपको स्टडी करा रहे होंगे, और सभी की बहुत अच्छी खासी स्टडी चल रही होगी अभी की क्लास में। लेकिन फिर भी ये है कि एग्जाम जैसे ही नज़दीक आने वाले हैं, और शायद एग्जाम की डेट डल गई हमारे पास, फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक हमारे पास जो भी है, उसमें हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं।
तो कुछ समय से एग्जाम हमारा थोड़ा सा जल्दी सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो सभी लोग अभी से तैयारी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से मेहनत करना सभी लोगों ने क्या कर दिया होगा, शुरू कर दिया होगा। लेकिन अभी भी जो बच्चे सो रहे हैं भाई, जो जागे नहीं है भाई, अब तो स्टार्ट हो जाओ। क्या है कि देखो सितंबर लगभग शुरुआत हो गई है हमारे पास और नज़दीक आ गए हैं। बाकी का समय क्या होता है, देखो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, छुट्टियां मिट्टियां मिलती रहती हैं, उनमें हमारा समय निकल जाता है। तो बिल्कुल 2 या 4 महीने की हमारी तैयारी है और उसमें ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना आप लोग क्या कर दो, शुरू कर दो। और सारे सब्जेक्टों को बिल्कुल इक्वल लेकर आप मेहनत करते रहो, कंटिन्यूस करते रहो। ऐसा नहीं कि 4 दिन आज पढ़ लिए फिर 10 दिन पढ़ाई बंद है हमारे पास, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी आपको, तब जाके हमारे पास सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट। फिर उसके लिए रिवीजन के लिए भी हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो अभी से तैयारी में आप लोग सब लोग जबरदस्त तरीके से लग जाओ। तो इसी तरीके से आप क्लास आपको अवेलेबल कराती जाएंगी, जैसे जैसे आपकी क्लासें आगे बढ़ती जाएंगी, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता जाएगा, तो फिर दिक्कतें बड़ी बहुत खतरनाक हमारे पास सामने आने लगती है। तो समय रहते हुए आप सिलेबस को कंप्लीट करते चलिए। अभी थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपका चल रहा है। तो मिलते हैं आपके अगली क्लास के अंदर, वहाँ भी आपको इसी तरीके से क्लास का मैटर आपके लिए फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए सिलेबस नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।